हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद व्यास सम्मान 2023? व्यास सम्मान ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस अवार्ड में 4 लाख रुपए, एक साइटेशन और एक प्लाक दिया जाता है। और 2023 में इस साल ये 33rd यानी 33वां व्यास सम्मान अवार्ड था जो मिला है पुष्पा भारती को उनके मेमोयर यादें यादें और यादें के लिए। इससे पहले पिछले साल 2022 में ये अवार्ड दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड विड्रॉल फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। दुनिया के बहुत सारे देश इस इनिशिएटिव का पार्ट बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब देशों को अकल आने लगी है कि चाइना छोटे छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। पहले तो उन्हें लोन दे देता है और फिर बाद में उनके एरिया को कब्जाने लगता है, उनका पोर्ट अपने अंडर ले लेता है या उस देश में मिलिट्री बेस बना देता है। तो ऐसे ही इटली एक अकेला G7 कंट्री था जो इस इनिशिएटिव का पार्ट था, लेकिन अब इटली ने भी इससे विड्रॉ कर दिया है। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मातारेला, इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी और इसकी कैपिटल है रोम। रोम में आपको 2 ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर मिलेंगे। एक तो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड से रिलेटेड यही 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इन दोनों के हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेंगे। विच एक्ट्रेस हैज़ लॉन्च्ड हर फर्स्ट नॉवल ज़ीबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लॉन्च करी हैं और वो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो आपको इन बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये बुक लिखी है हुमा कुरैशी ने, ज़ीबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उनकी बुक है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा भी बुक्स लिखती हैं, उनकी बुक थी अनफिनिश्ड। इसके अलावा आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे सोनू सूद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे, उन्होंने भी एक बुक लिखी है आई एम नो मसीहा। ऐसी ही एक बुक है इमरान हाशमी की जिसका नाम है द किस ऑफ लव। पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट यून सुक यूल on the completion of 50 years of diplomatic relations between India and which country? अगर आपको कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट के नाम पता है तो आप समझ गए होंगे यून सुक यूल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस को 50 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे साउथ कोरिया बना था 1948 में, लेकिन इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे 73 में जाके इस्टेब्लिश हुए थे और 2023 में 50 साल पूरे हो चुके हैं इन्हें। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया फेमस है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में भी बहुत फेमस हैं, जैसे सैमसंग, LG, हुंडई, किया, क्राफ्टॉन। ये सारी कंपनीज साउथ कोरिया की हैं। व्हाट वाज द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक ऑन गूगल इन इंडिया इन 2023? 2023 में इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने चंद्रयान 3 के बारे में सर्च किया है। इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं था, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 एक माइलस्टोन है, क्योंकि इंडिया से पहले कोई भी ऐसा देश नहीं था जो मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया हो, और इंडिया ऐसा पहला देश बना था। इसके अलावा गूगल पे ही अगर मोस्ट सर्च्ड पर्सन की लिस्ट हम देखें तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा कियारा आडवाणी का। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर लोगों ने गूगल पर उन्हें ही सर्च किया है। विच कंट्रीज NGO हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023? अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जो इसमें सबसे बेहतर माना जाता है। फिनलैंड ही हैप्पीनेस इंडेक्स में भी टॉप पर रहता है, सबसे ज़्यादा खुश लोग भी वहीं पर हैं और जेंडर इक्वालिटी भी सबसे बेहतर वहीं है। इसलिए उन्होंने ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर अफ़गानिस्तान के एक NGO को ये अवार्ड दिया गया है। उस NGO का नाम है अफ़गान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। एक ऐसा देश जहाँ पर तालिबान का रूल है, वहाँ पर आप वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए अवार्ड इन्हें दिया गया है। और अब आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 के बारे में आपको पता होगा। इस आर्टिकल के अंडर जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट थी जो अब बाद में यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, लेकिन उस टाइम पर
वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते थे, उनके पास अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, उसे आर्टिकल को हटा दिया है। अब वो आर्टिकल वहाँ नहीं है, और जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी उसे तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, वो समर कैपिटल है, और जम्मू विंटर कैपिटल है, वहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा। तो ये 2 नई यूनियन टेरिटरीज इंडिया को मिल गई थी 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बहुत लोगों ने सरकार के इस डिसीजन पे सवाल उठाए थे कि ये आर्टिकल 370 हटाना सही नहीं है, इसे गलत तरीके से हटाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही तरीके से हटाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ बढ़िया है इसमें। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च्ड फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। कर्मयोगी पोर्टल ये एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, जो सरकारी नौकरी जिनकी लग चुकी है वो अपने काम को और अच्छे से जान पाएँ और सीख पाएँ उसके बारे में, और अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाएँ। साथ ही जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें अपने काम में और सहूलियत मिले, इस वजह से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। विच टीम वॉन एडमिरल कप 2023? एडमिरल कप ये एक कंपटीशन होता है सेलिंग का, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था केरला में। इसमें 20 देशों की टीम्स आई थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इटली इसमें विनर रही है। इंडियन टीम इसमें रनर अप थी, और 3rd पोजीशन पे UK और जर्मनी की टीम का टाई हुआ था। विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड महालक्ष्मी योजना विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री ट्रैवल टू वुमेन इन बसेस? महालक्ष्मी योजना ये तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंडर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जितनी भी बसेस हैं उसमें वुमेन्स के लिए ट्रैवल फ्री कर दिया है, वुमेन्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए इसमें ट्रैवल बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। 2014 में ये स्टेट बनी थी तेलंगाना, और जब से इसके CM थे के चंद्रशेखर राव। लेकिन अभी हाल ही में जो इसमें इलेक्शंस हुए हैं उसमें नए CM बने हैं रेवंत रेड्डी। ये बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, और तेलंगाना के नए गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। इनसे पहले तमिलिसाई सौंदरराजन थी, लेकिन वो अब BJP में चली गई हैं, उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल गया है। तो अब यहाँ के नए गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। What percentage of approval rating has PM मोदी received to become the world's most popular leader? पूरी दुनिया में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और एक कंपनी है US की मॉर्निंग कंसल्ट, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि 76% लोगों का पूरी दुनिया में यही मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं, और वो लोग इनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर 65% रेटिंग के साथ। तीसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिले, ये भी अभी थोड़े टाइम पहले ही बने हैं। अगर हम US प्रेसिडेंट और UK के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो काफ़ी पीछे हैं। जो बाइडन को इसमें रेटिंग मिली है 37% की, और UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक को सिर्फ 25% की। तो ये लोग काफ़ी पीछे हैं इसमें। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। Who got the first position in ATP ranking at the end of the year 2023? ये टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग दी जाती है उस प्लेयर को जिसने सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीते हों। जैसे 2023 में 4 ग्रैंड स्लैम्स हुए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता नोवाक जोकोविक ने, उसके बाद फ्रेंच ओपन वो भी नोवाक जोकोविक ने, तीसरा विम्बल्डन ओपन वो जीता कार्लोस एल्कराज ने, और चौथा US ओपन वो भी नोवाक जोकोविक ने। सबसे ज़्यादा टाइटल 3 जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स थे वो नोवाक जोकोविक ने जीते, इसलिए नंबर 1 रैंकिंग भी नोवाक की ही है इसमें। अगर वुमेन्स कैटेगरी में देखा जाए तो नंबर 1 रैंकिंग है ईगा स्वीटेक की। हु विल बी ऑनर्ड विद द पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये महाराष्ट्र में मुंबई में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था पहले, औरंगाबाद फिल्म फेस्टिवल, जिसका नाम चेंज करके अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल कर दिया है। उसमें ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जावेद अख्तर को। इसके अलावा एक और अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटली। ये अवार्ड दिया गया है कबीर बेदी को। कबीर बेदी को आप लोग जानते होंगे, कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ में इन्होंने काम किया है, और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटली।
According to S&P rankings, which Indian insurer is the fourth largest insurer in the world? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC। इनका रिजर्विंग अमाउंट $500 बिलियन से ज़्यादा हो गया है, जिसके साथ ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे जर्मनी की एक कंपनी है अलायंस SE, जिनका रिजर्विंग अमाउंट $750 बिलियन से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे चाइना की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और तीसरे नंबर पे जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अकॉर्डिंग टू NCRB, विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटीज़ को रैंक कर रखा है, ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। तो इसमें लगातार 3 साल से नंबर 1 पोजीशन पर रहा है कोलकाता, और इस साल भी कोलकाता ही नंबर 1 पर है। यहाँ पर 1 लाख लोगों में 86.5 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले साल 103 थे, वो घटकर 86 रह गए हैं। कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पर पुणे और तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो ओवरऑल तो यहाँ पर क्राइम रेट गिरा है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यहाँ पर भी इंक्रीज देखा गया है। Who has unveiled the National Circular Economy Roadmap to reduce plastic waste? प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए सरकार ने एक रोड मैप बनाया है, जिसे अनवील किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके अंदर ही ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी भी बनाई गई है, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग पॉलिसीज और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक और ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स भी बनाए जाएंगे। Which country has launched the world's first methane-fueled rocket, Zhuk 2? कुछ साल पहले तक रॉकेट लॉन्च करने के लिए रिफाइंड केरोसिन यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद अब हाइड्रोजन वगैरह भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक भी मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट नहीं बना था। लेकिन अब चाइना ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है। इनकी एक कंपनी है लैंडस्केप के नाम से, इन्होंने एक रॉकेट बनाया है Zhuk 2, जिसमें ये फ्यूल यूज़ करते हैं मीथेलॉक्स। मीथेलॉक्स लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसके साथ ये दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट बन गया है। डोनाल्ड टस्क हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करना। डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिखा है, डोनाल्ड टस्क लिखा है। डोनाल्ड टस्क हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ये नेटो के भी मेंबर हैं, और इनकी बॉर्डर लगती है यूक्रेन से। यूक्रेन रशिया की जब वॉर शुरू हुई थी तो बहुत सारे यूक्रेनियन थे जो भागकर अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड में चले गए थे। पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं आंद्रेज डूडा और इनकी कैपिटल है वॉर्सो। अकॉर्डिंग टू ट्रैक्सॉन्स एनुअल रिपोर्ट, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023? 2023 में ग्लोबल स्टार्टअप की रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग पहले से डिग्रेड हो गई है। 2021 और 22 में इंडिया 3rd स्पॉट पर आता था, लेकिन 2023 में इंडिया की पोजीशन 4th हो गई है। शुरू के 3 में USA, UK और चाइना है, और उनके बाद आता है इंडिया का नंबर, जो कि 2021 और 22 में सिर्फ US और UK इंडिया से आगे थे, लेकिन अब चाइना भी इंडिया से आगे निकल गया है। Who has been honored with the International Anti-Corruption Champion Award by the US State Department? USA की सरकार हर साल ये अवार्ड देती है, लेकिन इस साल पहली बार किसी भारतीय को ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निखिल डे, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। एक राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। निखिल इसी ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर हैं, और ये पहले भारतीय भी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड इन्हें दिया है एरिक गारसेटी ने, जो इंडिया में USA के एम्बेसडर हैं। इंडिया अनाउंस्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ $250 मिलियन टू विच कंट्री फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर? अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने केनिया को $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, जिसमें वो $250 मिलियन का सामान इंडिया से खरीद सकते हैं। उन्हें पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन मार्केट से वो कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और वो पैसे उसके बाद में दे देंगे आराम से। केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है नायरोबी। यहाँ की करेंसी है केनियन शिलिंग, और एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स भी आपको केनिया में मिलेगा, नायरोबी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
इसका हेडक्वार्टर्स भी नायरोबी केनिया में है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि IMF ने भी एक $337 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है श्रीलंका के लिए। वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए पैकेज उन्हें दिया गया है। जहाँ तक बात इंडिया की है, तो इंडिया ने अभी तक श्रीलंका को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड दी है, पूरे $4 बिलियन की। अभी तक इंडिया $4 बिलियन की एड श्रीलंका को दे चुका है। और उसके बाद अभी IMF ने भी श्रीलंका के लिए $337 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं। What is India's rank in Climate Change Performance Index 2024? 2024 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में शुरू की 3 पोजीशंस खाली हैं। कोई भी कंट्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर नहीं आता है। इसमें 4th पोजीशन पर है डेनमार्क, 5th पे एस्टोनिया, 6th पे फिलीपींस और 7th पोजीशन है इंडिया की। इंडिया पहले से बेहतर परफॉर्म करके 7th पोजीशन पर आया है। और G20 कंट्रीज़ में से सिर्फ 3, इंडिया, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, ये 3 हैं ओवरऑल G20 कंट्रीज़ में से जिन्होंने हाई परफॉर्मेंस दिखाई है इस वाले इंडेक्स में। इसके अलावा पूरी दुनिया में 75% जो ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं वो G20 कंट्रीज ही करती हैं। इन विच कंट्री वॉज द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुवर अनवील्ड? अभी कुछ टाइम पहले PM मोदी ने इस स्टैचू को अनवील किया था जब वो फ्रांस गए थे। और फ्रांस के इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ्रांस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है यूरो। और पेरिस में जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी हेडक्वार्टर्स पेरिस में ही हैं। हनुक्का फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? हनुक्का फेस्टिवल, ये 8 दिन लंबा फेस्टिवल जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं, इसे ज्यूज सेलिब्रेट करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ज्यूज की है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आजकल, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल हैं जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसके बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, और ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऐसी एक है दुर्गा पूजा, ये प्रोमिनेंटली वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है और अभी हाल ही में इसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी ऐड किया गया है। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इससे पहले कई बार खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं, लेकिन ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, जैसे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया है। ओके गाइस, तो आपके 25 क्वेश्चन ही पूरे हो चुके हैं। दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट और रह रहा है आपका, बहुत जल्दी आ जाएगा वो। और इसके साथ 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से देखना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।